जय हिंद दोस्तों। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करूंगा हमारे योजना मैगजीन के इनिशिएटिव में। योजना मैगजीन का इनिशिएटिव हमने इस साल जनवरी से शुरू किया था दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, अगर तो आप हमारे योजना इनिशिएटिव को स्टार्टिंग से देख रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं अगस्त की जो मैगजीन थी योजना की, उसके बारे में एनालिसिस करूंगा, उसके हम डिस्कशन करेंगे। वैसे दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम आमतौर पे हर एक मैगजीन जो योजना की हम डिस्कस करते हैं, दो पार्ट्स में करते हैं और दोनों पार्ट्स को एक ही वीडियो में मर्ज कर देते हैं। लेकिन इस बार का जो इशू है, इसमें सिर्फ 4 से 5 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो वो सारे के सारे जो टॉपिक्स रहेंगे हम एक ही पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके दो पार्ट्स मर्ज नहीं होंगे। 5 टॉपिक्स इस मैगजीन में से हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेरे को रेलेवेंट लगे। दोस्तों, जहां तक योजना मैगजीन की बात है, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप पेज टू पेज इस मैगजीन को पढ़िए। समरी योजना मैगजीन की बहुत जगहों पे मिल जाती है। रिटन समरी की बात करें, वीडियो समरी भी आप इस वीडियो को सुन के पीडीएफ डाउनलोड करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पे वो हमको काम आने वाले हैं। ज्यादातर जो योजना मैगजीन के टॉपिक्स रहते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक इशू से पर्टिनेंट होते हैं। अब लेकिन इस बार का जो इशू है, हम बात करें साहित्य का क्या भूमिका रही थी, साहित्य का क्या रोल रहा था भारत की आज़ादी के लिए, लिटरेचर एंड आज़ादी। तो यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है। अब यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इतना नहीं आता, लेकिन बहरहाल कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्चुअल बातें अगर हमको यहाँ से मदद मिलती है, अगर हमको यहाँ से हेल्प मिलती है, तो हमारे वो यूपीएससी की तैयारी में काम ही आने वाली, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो योजना मैगजीन की डिस्कशन करने से पहले एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, ये मैगजीन बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। यदि आप ऑनलाइन मैगजीन पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप किंडल से भी इसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में भी मिल जाती है फिजिकल कॉपीज की। और जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस करे जाते हैं। आमतौर पे योजना की मैगजीन में पढ़ने को बहुत बोरिंग लगती है, सही बोलूं आपको, कई बार लगेगा कि बहुत फैक्चुअल बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि इसको कैसे पढ़ें, कैसे समझें। बच्चे 5-6 घंटे लगा देते हैं मैगजीन को पढ़ने के लिए। तो बेहतर यह है कि इतना टाइम हम ना ज़ाया करें मैगजीन पढ़ने में। ज़रूरी है तो उसकी समरी हमने पढ़ ली, साथ में ये वीडियो देख लिया, इतना काम सफिशिएंट है। पर्पस है योजना मैगजीन का हमको हमारे आंसर्स में बैलेंस प्रोवाइड करने का। देखिए, हम मसाला न्यूज़पेपर पढ़ते तो वहाँ से हमको काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, मसाला देखने को मिलता है किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी सरकार की योजना के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इसको हम कह सकते हैं। लेकिन योजना की मैगजीन में सरकार का जो व्यू पॉइंट है वो प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे हम रोजी लैंग्वेज, थोड़ा आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत रोजी लैंग्वेज यूज करी गई है किसी योजना के ऊपर, किसी स्कीम के ऊपर, क्रिटिसिज्म कम देखने को मिलता है। बट बहरहाल हमको बैलेंस अपने आंसर में बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हमको अपने आंसर में सरकार का स्टैंड भी रखना है और साथ में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करना है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमको न्यूज़पेपर्स में से, एडिटोरियल्स में से काफ़ी मिल जाता है। तो पर्पस है योजना आपको एक बैलेंस पिक्चर प्रेजेंट करने में मदद करती है। चलिए, सो दोस्तों, हम टॉपिक्स फॉर डिस्कशन की बात करें तो इस वीडियो में हम 5 ये टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, ये इंट्रोडक्शन में इंडेक्स के फॉर्म में दिया गया था ये टॉपिक। पार्टीशन लिटरेचर के बारे, साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है अगर हम भारत की आज़ादी की बात करें। जो क्रांति रही है, जो संघर्ष रहा है भारत की आज़ादी के लिए, उसमें केवल 3 या 4 लोगों का नाम नहीं आता। हम आमतौर पर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 3-4 लोगों का नाम काफ़ी सामने रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन कई सारे ऐसे लेखक, कई सारे ऐसे कवि, कई सारी ऐसी औरतें, कई सारे ऐसे बच्चे, कई सारे ऐसे नौजवान लोग इस संघर्ष में जुड़े हुए थे। और उनकी पीड़ा को, उनकी कहानियों को, उनके दर्द को लिटरेचर के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए, चाहे वो उर्दू भाषा में हो, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे वो बंगाली में हो, इन भाषाओं के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, फिक्शन के ज़रिए, नॉन फिक्शन के ज़रिए हमारे सामने रखा गया है। फिर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लिटरेचर डिफाइंग द ब्रिटिश राज, हिंदी लिटरेचर का क्या रोल रहा इस संघर्ष में। और अंत में हम बात करेंगे एक हस्ती के बारे जिनका नाम है कजी नजरुल इस्लाम। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे एक कहानी से शुरू करा जाता है कि एक फ्रीडम फाइटर थे बिहार से, उनको अरेस्ट किया जाता है अपने घर से, और जब वो जेल में थे, उनको जब जेल में डाला जाता है तो वो एक लेटर भेजते हैं अपने फैमिली को, अपने परिवार को। लेकिन इस लेटर को जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं बड़ा सिडिशियस, बड़ा भड़काऊ मानते हैं। सिडिशियस यानी कि सिडिशन की बात करें कि भाई ये जो लेटर लिखा गया है ये एक हेट्रेड की भावना प्रमोट कर रहा है ब्रिटिश राज के प्रति, स्टेट के प्रति। तो ये ब्रिटिश राज की बात हो रही है कि भी भड़काऊ लेटर लिखा गया है। लिखा क्या गया था, उसमें एक लाइन लिखी गई थी, इस राज के तार ढीले कर दो।
तो प्रिजन अथॉरिटीज को लगा कि ये जो बात इस राज की लिखी गई है, यानी कि ये ब्रिटिश राज की बात करी जा रही है, कि भाई ब्रिटिश राज के अगेंस्ट ये बात करी जा रही है कि लेट द रेन ऑफ दिस ब्रिटिश राज बी लूजेंड। उनको, इस व्यक्ति को बुलाया गया जेल अथॉरिटीज ने, हायर अथॉरिटीज ने उसको समन किया और बोला कि आपने ऐसा लेटर क्यों लिखा, आपने ऐसा नोट अपनी फैमिली को क्यों लिखा। उसने बोला कि देखिए, आप मेरी बात की आपको गलत फहमी हो गई है, आप मेरी बातों को गलत मिस इंटरप्रेट कर गए हैं, मेरा कहने का पर्पस कुछ और था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जब आप मुझे जेल से उठा के लेके गए तो मैं अपना इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस राज की बात करें, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इस इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, कि मैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे भूल गया था। ठीक है, तो मैंने अपनी फैमिली को ये बोला है कि उस इंस्ट्रूमेंट के जो स्ट्रिंग्स हैं उसको लूजन कर दीजिए, तार ढीले कर दीजिए। अब ये जो वर्ड्स हैं, चलो एक कहानी यहाँ पे डिस्कस करी गई थी। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो इस तरह के वर्ड्स हमको पावर देते हैं कि हम इमेजिन कर सकें। देखिए दोस्तों, उस जमाने में तो सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब तो नहीं था, लेकिन उस जमाने में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, उस जमाने में लोगों को मोबिलाइज करना, उस जमाने में लोगों के सामने ये सीन दर्शाना कि अंग्रेजी जो राज है, जो अंग्रेजी हुकूमत है, वो आपके भले के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस चैलेंज को पूरा कैसे करा गया? उस चैलेंज को पूरा इन पत्रिकाओं के जरिए, इन मैगजीन्स के जरिए, इन न्यूज़पेपर्स के जरिए, इन किताबों के जरिए, इन पोएम्स के जरिए करा गया था। और ये जो कहानियां हैं, ये जो पोएम्स हैं, ये उन लोगों के इंसिडेंट, उन लोगों की कहानियां यहाँ पे दर्शाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ की बात करें, उनके करेज की बात करें, उनके वैलर की बात करें, बहादुरता की बात करें, ये सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हैं, जो हमारे सामने हैं। ऐसे कितने सारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे हमको नहीं पता, जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन उनके बारे हमारी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? ये किताबें पढ़ के, ये पोएम्स पढ़ के, ये नॉन फिक्शन और फिक्शन चीजें पढ़ के। चलिए, तो अब जो हमारा संघर्ष था आज़ादी का, उसके चलते काफ़ी सारे गाने गाए गए थे, काफ़ी सारे गानों के ज़रिए, पोएम्स के ज़रिए, नारों के ज़रिए नेशनलिज्म को मोबिलाइज करा गया था, राष्ट्रवाद की भावना को मोबिलाइज करा गया था। लोग भी बहुत दुखी थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आड़तीये थे, चाहे वो दुकानदार थे, चाहे वो छोटा व्यापारी था, चाहे वो बड़ा व्यापारी था, कहीं ना कहीं सारे ही जो सारे के सारे लोग थे वो बहुत दुखी थे ब्रिटिश हुकूमत से। ठीक है, उनको लगता था कि जो ब्रिटिश का रूल है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। और ये वर्ड्स और ये भावना, ये गुस्सा, ये इमोशंस लोगों को एक करने में, लोगों को एकजुट करने में कामयाब रहे। नाउ अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सो मच हैपनिंग अराउंड ड्यूरिंग दिस एरा। अब जो ट्रूथ ऑफ द टाइम्स था, दैट वाज स्ट्रेंजर दैन द फिक्शन। लेकिन अब इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए, इस अन्याय को, इस इनजस्टिस को रिकॉर्ड करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप करने के लिए जरूरी था न्यूज़पेपर्स के जरिए, पैम्फलेट्स के जरिए और किताबों के जरिए ये चीज लोगों में भी अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जहां पे नेशनलिज्म की बात आती है, अवेकनिंग की बात आती है, तो देखिए हमने काफी बार हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ऑल इंडिया यूनिटी देखने को नहीं मिली थी इन मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। अब जैसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें, तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। लेकिन कोशिश थी इन लोगों की, जो कुछ चंद इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, कि कैसे वो लोगों को इंस्पायर कर सके, कैसे ओपिनियन मोबिलाइज कर सके लोगों के अंदर, ताकि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो स्प्रेड हो सके। और ये जो काम थे, ये जो कहानियां थी, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, पोएम्स हो, ये कई सारी भाषाओं में लिखी गई थी। और इन भाषाओं में लिखने का पर्पस क्या था? कि जो ब्रिटिशर्स के जो काले काम हैं, जो मिसडीड्स हैं, जो किसान भाई जो संघर्ष कर रहे थे, जो औरतें संघर्ष कर रहे थे, जो मजदूर संघर्ष कर रहे थे, कि कैसे ब्रिटिशर्स की मिसडीड्स को लोगों के सामने एक्सपोज किया जाए। अब पार्टीशन लिटरेचर की जहां पे बात आती है दोस्तों, तो पार्टीशन का जो दर्द है, जो पीड़ा है, केवल भारत में नहीं हुआ। पार्टीशन अगर हम दुनिया भर की बात करें, कोरियन पेनिनसुला में, यूगोस्लाविया में, आयरलैंड और इंग्लैंड की हम बात करें, इजराइल, फलस्तीन की बात करें, हम पार्टीशन ऑफ जर्मनी और रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें, जो कि 1989 में हुआ था। हर एक पार्टीशन में, चाहे वो इंडिया की पार्टीशन हो पाकिस्तान के साथ, या इन सब देशों की पार्टीशन हो, देखिए पीड़ा जो होती है, जो पेन होती है, उसकी तो कोई परिभाषा नहीं होती है। तो चाहे पार्टीशन कोरिया में हुआ हो, तो लोगों को वहां पे भी बहुत पीड़ा थी, काफी सारे लोगों को अपना घर छोड़ के सरहद के उस पार जाना पड़ा। पार्टीशन में काफी खून खराबा रहता है, काफी वायलेंस रहता है। तो वो जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा कैसे प्रकट की जाती है? किताबों के जरिए, कहानियों के जरिए। और ये जो पार्टीशन के इंसिडेंट हैं, ये लोगों की जिंदगी को बदल के रख देते हैं।
देखिए अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, तो पार्टीशन की काफ़ी सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। खास करके अगर हम पंजाब साइड की बात करें या अगर हम बंगाल साइड की भी बात करें, अक्सर कहा जाता है कि 1947 में भारत का बंटवारा पाकिस्तान के साथ नहीं बट पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया गया था। लेकिन ये सब कहानियां हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, क्या हार्डशिप्स उन्होंने फेस करी थी, किस तरह से वो अपने ज़मीन छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए थे। अब इन सब कहानियों से हमको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन जो ह्यूमन एस्पेक्ट है इन सफरिंग्स का, वो इन कहानियों से ही हमको समझ आ पाता है ना। क्योंकि उस टाइम पे तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था कि जहां पे ये बातें फैलाई जा सके, प्रमोट करी जा सके। और राष्ट्रवाद को प्रमोट करने में पार्टीशन लिटरेचर ने बहुत मदद करा है। जो ट्रांजिशन पीरियड था फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स टू द पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स, हम इंडिपेंडेंस की बात करें, काफ़ी सारे ऐसे ऑथर्स हैं। हम सलमान रुश्दी की बात करें, उन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन किताब लिखी थी। हम खुशवंत सिंह की बात करें, उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान की बात लिखी थी। ठीक है, तो इस करके बहुत ज़रूरी है लोगों के बारे समझना कि कैसे लोगों ने ट्रांजिशन करा पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में ना। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, ग्लोबली एग्जाम्पल्स की बात करें, तो पैलेस्टीनियन राइटर घसन कनाफनी की बात करें, उन्होंने किताब लिखी थी मेन इन द सन, 1962 में लिखी गई थी, पैलेस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बीच में। फिर एंटन शमास का जो हब्रू नॉवल था अरबेस्क, ये 1988 में लिखी गई थी। उसी तरह से सलमान रुश्दी की बात करें, मिडनाइट चिल्ड्रन, इस किताब के ऊपर निर्धारित एक मूवी बनाई गई थी दीपा मेहता जी के द्वारा 2012 में। तो ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये उन्हीं की मूवी का है, 2012 में मूवी रिलीज करी गई थी। तो ऐसे कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे ऐसे कॉलमनिस्ट हैं जिन्होंने किताबों के जरिए, नॉवेल्स के जरिए जो पीड़ा थी, जो दर्द था पार्टीशन में, वो लोगों का प्रकट करा। भारत 3 बार पार्टीशन हुआ है। तो यानी कि एक बार 1905 में जब हम स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट देखते हैं, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। फिर 1947 में जो हम बंटवारे की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की। और फिर 1971 में जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई और बांग्लादेश को लिबरेट किया गया, यानी कि हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें। और ये तीनों ही इंसिडेंट्स ने 1905, 1947 और 1971, ये तीनों इवेंट्स ने शेप करा है द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साउथ एशिया। अब इन सब बातों को लेके भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, चाहे वो 1905 के इवेंट हो, चाहे वो पार्टीशन हो, या इवन वो 1971 की लड़ाई की हम बात करें। तो रोल ऑफ लैंग्वेज की यहां पे बात आती है। भाषा जो भी हो, उर्दू भाषा हो, हिंदी भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, तो यदि अगर मैं पंजाबी भाषा समझता हूं तो मैं पंजाबी नॉवेल्स पढ़ के, पंजाबी लिटरेचर पढ़ के मेरे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी लोगों की पीड़ा के बारे, कि क्या माहौल था, किस तरह का एटमॉस्फेयर था, किस तरह का एनवायरनमेंट था। लोगों को अपनी भाषा से बहुत प्यार होता है। हम इंडियन हैं, हम सारे इंडियन हैं, लेकिन अपनी भाषा से हर किसी को बहुत प्रेम होता है। हमारी मातृभाषा जो हमारी मदर टंग, नेशनल टंग, चलो हिंदी है, लेकिन अगर हम अपनी स्टेट लैंग्वेज की बात करें, किसी की पंजाबी हो सकती है, किसी की हरियाणवी हो सकती है, किसी की बंगाली हो सकती है, अपनी भाषा में हर किसी को बहुत प्रेम होता है। तो अपनी भाषा में बनी गई कोई मूवी हो या कोई किताब हो, वो पढ़ के आप रिलेट कर पाते हैं, आप चीज़ों को अच्छा समझ पाते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है तो उसको सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट भाषाओं में जो किताबें लिखी गई थी, इससे हमको नेशनलिज्म के बारे समझ आता है, लोगों के कॉन्शियस के बारे समझ आता है कि कैसे लोगों का ज़मीर जागा था जब ये सब विवाद चल रहा था। फिर दोस्तों यहाँ पे हम पार्टीशन लिटरेचर की बात करते हैं, वहाँ पे सदात हसन मंटो की बात आती है। ये लुधियाना में जन्मे थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। ये बहुत एक नोटेड राइटर थे इंडियन पार्टीशन के, काफ़ी इन्होंने किताबें लिखी थी पार्टीशन वायलेंस के ऊपर, और पार्टीशन के चलते बहुत अनसर्टनिटी भी इनकी लाइफ में बनी गई थी, बहुत पर्सनल ट्रॉमा से गुजरे थे। अब इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, ठंडा गोश्त की बात करें, तोबा टेक सिंह की बात करें, खोल दो, डॉग ऑफ तितवाल। अब ये पार्टीशन में जो ड्रामा रहा था, पार्टीशन में जो ट्रॉमा रहा था, उसके बारे इन किताबों में फिक्शनल तरीकों से इन्होंने वर्णन किया था। और भी राइटर्स हैं, हम अमृता प्रीतम की बात करें, उन्होंने किताब लिखी पिंजर 1950 में, फिर खुशवंत सिंह जी की ट्रेन टू पाकिस्तान 1990 में, के.एस. दुग्गल माँ प्यो लई 1974 में उन्होंने किताब लिखी थी। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। फिर बंगाली लिटरेचर की बात करें, ऋत्विक घातक, ये एक बहुत नोटेड स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी ऐसी मूवीज़ बनाई हैं, खास करके पार्टीशन को लेके, बंगाल पार्टीशन को लेके, पेजेंट मूवमेंट्स को लेके, रोल द पोजीशन ऑफ वुमेन को लेके इन द बंगाल सोसाइटी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टाइम, ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। फिर अमरेंद्र घोष की बात आती है, भांगची सुधु भांगचे, इन्होंने ये किताब लिखी थी। और ज्योतिर्मयी देवी, इन्होंने ई पार गंगा ओ पार गंगा ये किताब लिखी थी। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे मैगजीन में ना फैक्चुअल बातें काफ़ी हैं, एनालिटिकल बातें ज़्यादा नहीं हैं। तो अब
चलो हम वीडियो लेके आते हैं, महीने के एंड में हमारी कोशिश रहती है कि जो पिछले मंथ का योजना मैगजीन का इशू है उसका हम वीडियो लेके आए। तो कई बार सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज नहीं होते, कई बार एनालिटिकल बातें नहीं होती हैं, लेकिन कई बार फैक्चुअल चीजें हमको प्रीलिम्स में काम आ जाती हैं, या हम इन चीजों को कोट भी कर सकते हैं अगर इस थीम के ऊपर हमको कोई ऐसे पूछा जाता है आने वाले टाइम में। अब नॉन फिक्शन पार्टीशन लिटरेचर की जहां पे बात आती है तो वहां पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब आती है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किताब का नाम आता है यहाँ पे अवेक हिंदुस्तान। ठीक है, उस तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात करें, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये नॉन फिक्शन पार्टीशन लिटरेचर है। एक तो फिक्शन आ जाता है जहां पे कहानी होती है, नॉवल होता है, एक नॉन फिक्शन होता है यानी कि यहाँ पे रियलिटी वर्णन करी होती है। तो आज के टाइम पे बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज हैं और एजेंसीज हैं जो कि इस पुराने देखिए ये भी ट्रेजर से कम नहीं है। ये किताबें, ये जो पन्ने हैं, ये जो पोएम्स हैं, ये किसी ट्रेजर से कम नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं हम ये सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पहले तो एक ही था, पहले तो ये सारा इंडिया ही था, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पहले तो ये सारा एक ही पार्ट था। ये तो चलो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बंटवारा किया, बाउंड्रीज बन गई। लेकिन हम अगर अपने पास्ट के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी पास्ट ग्लोरी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमको ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे भी देखिए, आज के टाइम पे नए तरह के जॉनर्स आ चुके हैं, बॉर्डर लैंड स्टडीज के ऊपर, दलित स्टडीज के ऊपर, माइग्रेशन स्टडीज के ऊपर। शैल वी से इन द लास्ट 40 ईयर्स माइग्रेशन स्टडीज के ऊपर काफी लिटरेचर और काफी फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल लिटरेचर देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो आज अब 75 ईयर्स हमारी आज़ादी के कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि हम 14 अगस्त को पार्टीशंस एंड हॉरर्स डे कह के क्यों कमेमोरेट करें, उस दिन को क्यों याद करें जब इतनी पीड़ा थी, जब इतने कम्युनल क्लैशेस हुए थे। लेकिन ये एक मौका भी है कि हम पार्टीशन लिटरेचर को रीड करें, उसको समझें, उसके एसेंस को समझें, और कैसे आने वाले समय में हम अपने सब कॉन्टिनेंट को तरक्की के टुवर्ड्स, प्रॉस्पेरिटी के टुवर्ड्स लेके जा सकें, यूनिटी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, कोहेशन के साथ और भाईचारा के साथ। नाउ लिटरेचर डिफाइंग राज की बात करें तो अंग्रेजों के जमानों में ही हम देखिए बहुत सारी पत्रिकाएं बननी शुरू होती हैं, न्यूज़पेपर्स बनने शुरू होते हैं। अब आज के टाइम पे हम हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 2 तरह के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी में। अब उसमें हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस हम करते हैं शाम को। तो मेन जो हार्ट होता है न्यूज़पेपर का वो तो एडिटोरियल्स में ही होता है। तो व्यू पॉइंट हमको समझ आता है किसी पॉलिसी के ऊपर, किसी लड़ाई के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं, एससीओ समिट में क्या हुआ है, गति शक्ति योजना के बारे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टॉपिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। उसी तरह से अंग्रेजों के ज़मानों की हम बात करें, 18वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी की बात करें, तो उस ज़माने में जो न्यूज़पेपर्स, जो पत्रिकाएं आती थी, ठीक है, तो वो पत्रिकाएं क्या प्रमोट करती थी कि अंग्रेज कैसे हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम द फर्स्ट इंडियन रादर एशियन वीकली न्यूज़पेपर की बात करें तो वो एक अंग्रेज के ही द्वारा लॉन्च करा गया था, हिकीज बंगाल गैजेट। ये एडिट करा जाता था बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी और ये 29 जनवरी 1780 को इसको लॉन्च करा गया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस इनिशिएटिव को, इस गजेट को बिल्कुल खारिज कर दिया, बिल्कुल क्रश कर दिया। उन्होंने बोला कि जो पब्लिकेशन है इसमें भड़काऊ बातें आ रही हैं, लोगों को भड़का सकती हैं। हालांकि लोगों में सेंस ऑफ अवेयरनेस शायद 1782 में इतनी नहीं थी जितनी मे बी 1857 या उसके बाद जाके थी। पर कहीं ना कहीं ये जो अखबार थे, जो पत्रिकाएं थी, ये बुनियाद ले करते हैं कि लोगों के अंदर अवेकनिंग होनी शुरू हो सके, लोग अवेयर होना शुरू हो सके कि भाई अंग्रेज जो हैं ये शायद मुगल्स की तरह नहीं है कि हमको राज करने आए और हमारा भला चाहते हैं, ये हमारा भला नहीं चाहते हैं। इस तरह की बातें पत्रिकाओं के जरिए ही मोबिलाइज करी जा सकती थी, प्रोपोगेट करी जा सकती थी। और कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा ने, इस तरह के ओपिनियंस ने, इस तरह के एडिटोरियल्स ने ही लोगों को थोड़ा इंस्टिगेट करा नेशनलिज्म के टुवर्ड्स। अक्सर कहा जाता है कि 1857 की जो लड़ाई थी वो पहली लड़ाई थी आज़ादी की। तो कहीं ना कहीं उसकी जो बुनियाद थी वो इन अखबारों के जरिए, इन पत्रिकाओं के जरिए, इन मैगजीन्स के जरिए, इस लिटरेचर के जरिए थी। एंड देयर बाय शैल वी से अगर हम 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी की बात करें, पेजेंट मूवमेंट्स थे, इतने सारे और संघर्ष लोगों ने, ट्राइबल मूवमेंट्स थी, तो वो सब संघर्ष और वो सब जो मूवमेंट्स थी वो बहुत अच्छी तरह से कैप्चर लिटरेचर में करी जाती हैं, फिक्शनल एंड अगेन नॉन फिक्शनल। अब जो कानून बनाए गए थे कि कैसे इंडियन प्रेस को सप्रेस किया जा सकता है, तो पहला सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट था 1799 में बाय लॉर्ड वेलेस्ले। आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यदि आपसे पूछी जाती है, कभी प्रीलिम्स में पूछी जाती है, यू नेवर नो, कई बार हिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में से। हमको लगता है कि हमको आइडिया नहीं होता कि कहाँ से इसका आंसर क्या सही होगा, क्या नहीं सही होगा, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपके काम ही आने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद और बहुत ऑप्रेसिव लॉज थे, लाइसेंसिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1823,
प्रेस एक्ट ऑफ 1835, इसको चार्ल्स मेटकाल्फ एक्ट भी कहा जाता है। तो चार्ल्स मेटकाल्फ थे, इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। प्रेस को लिबरेट करने में बहुत बड़ा हाथ चार्ल्स मेटकाल्फ का था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान इंप्लीमेंट करे गए थे। अब उसके बाद हम बात करें पयाम ए आज़ादी की, मैसेज ऑफ फ्रीडम, ये एक उर्दू पेपर था। जिसके जो एडिटर थे उनका नाम था मिर्जा बेदर बख्त, और इन्होंने जो पहली वॉर थी इंडियन इंडिपेंडेंस की 1857, उनको सपोर्ट किया था। जो म्यूटनी थी, जो सिपाही म्यूटनी थी, जिसको हम सिमरिंग डिस्कंटेंट भी कहते हैं, अगर हमने स्पेक्टर में हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। और रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 के चलते लाला लाजपत राय जी को मैंडले जेल में भेजा गया था इन बर्मा। तो सेडिशन एक्ट का भी बहुत ज्यादा मिसयूज हम देखते हैं इस जमाने में। तो लिबरेटर ऑफ प्रेस की बात ही, तो यहां पे थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे लिए सर चार्ल्स मेटकाल्फ के बारे समझने के लिए, कि उन्होंने प्रेस एक्ट 1835 में पास किया था, जहां पे प्रेस फ्रीडम को रिस्टोर करने की बात करी गई थी। ये प्रेस फ्रीडम के फेवर में थे। उन्होंने कहा था कि हम एक लिबरल प्रेस पॉलिसी चाहते हैं, कि कोई बात नहीं कि अगर न्यूज़पेपर्स में लोग हमारे बारे कोई बुरी बातें बोलते भी हैं, अंग्रेजी हुकूमत के बारे, हमारे मिसरूल के बारे कोई बात बोलते भी हैं, तो कोई बात नहीं, लेट दैट बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हम तो वैसे भी, अंग्रेजों का, चार्ल्स मेटकाल्फ का ये कहना था कि हम तो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो चाहे भारतीय हमसे, चाहे जो भारत में जो रहने वाले लोग हैं हमसे खुश हैं या नाखुश हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। और इनके इस एक्ट के चलते, इनके इन प्रेस एक्ट ऑफ 1835 के चलते हम रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स देखते हैं हमारे देश में। अब प्रेस एक्ट 1835 में, अगेन इसको ब्रीफली अगर मेरे को आपको बताना हो, तो यहां पे ये बात चार्ल्स मेटकाल्फ कहते हैं कि इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो भी है वो ओपन होनी चाहिए, दैट शुड बी यूनिवर्सल। हम ये नहीं चाहते कि हम दुनिया भर के सामने, यानी कि चार्ल्स मेटकाल्फ ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि ब्रिटिश इंडिया शुड लुक इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड एज इग्नोरेंट, कि भाई यहाँ पे लोगों को हमने बांध के रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि हम बिलीव करते हैं इनलाइटनमेंट में, फ्री कंट्री में, लिबर्टी में। तो लेकिन ये बातें एड अप नहीं करती हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स की चलो पॉलिसीज ऐसी ज्यादा नहीं थी। चलो चार्ल्स मेटकाल्फ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, जो कि थोड़ी लिबर्टी की बातें कर रहे थे, बट अदरवाइज ब्रिटिशर्स की टैक्सेशन पॉलिसीज की बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज की बात करें, पॉलिसीज अगेंस्ट पेजेंट्स की हम बात करें, तो वो फेवरेबल नहीं थी लोगों के लिए, तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना। जैसे हम पावर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल के बारे में भी पढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी ने जो किताब लिखी थी, तो कहीं ना कहीं लेकिन कोशिश थी चार्ल्स मेटकाल्फ के जरिए कि हम अपने आप को कैसे एक अच्छी छवि में रख सकते हैं ना। अब उसके बाद 1857 की रिवोल्ट के बाद लॉज में थोड़ा हम तब्दीलियां देखते हैं। सेडिशन एक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है 1858 के बाद। तो अगेन अंग्रेज़ों को लगा कि भी हमको थोड़ा लगाम लगानी पड़ेगी इंडियंस के ऊपर, बिकॉज अगेन सिपाही म्यूटनी हुआ। चलो हालांकि हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि इस लड़ाई को हम जीते थे, लेकिन डेफिनेटली अंग्रेज़ी हुकूमत को झटका लगा था कि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाती है तो ये हमारे खिलाफ हो सकते हैं, ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब सेडिशन एक्ट, यानी कि वही सेडिशन के बारे हम काफ़ी आज के टाइम पे भी पढ़ते रहते हैं। अब आज के टाइम पे कहा जाता है जैसे कि खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल गैंग के जो अगर सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, या वो एंटी इंडियन है, या वो पाकिस्तानी प्रेमी है। तो इस तरह की बातें आज के टाइम पे भी हम न्यूज़ चैनल्स पे सुनते रहते हैं। लेकिन सेडिशन एक्ट की बात करें तो सेडिशन एक्ट का काफ़ी मिसयूज़ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो। तो महात्मा गांधी ने भी सेडिशन एक्ट को लेके ये कहा था कि अगर अब मेरे को हर बात में हाँ मिलाना है सरकार के साथ, तो मैं हाँ नहीं मिलाऊंगा, तो मैं रिबेलियन हूं, तो मैं बागी हूं। अब सेडिशन एक्ट 124A इसको इस्तेमाल किया गया था, सप्रेस करा गया था जो आइडियाज थे वो फ्रीडम फाइटर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक अब एक एक्सट्रीमिस्ट थे। अब वो चाहते थे कि आइडियाज को ना ही केवल बंगाल में बट ऑल ओवर द इंडिया प्रमोट करें, कि कैसे पूरे देश भर में नेशनलिज्म का जो टेम्परामेंट है वो जाग सके। उनको 6 साल की सजा भी सुनाई गई थी। तो काफ़ी सप्रेसिव कानून इस्तेमाल करे गए थे 1857 की रिवोल्ट के बाद, जिसके चलते प्रेस के ऊपर भी बहुत सप्रेशन लगाया गया था, प्रेस लिबर्टीज कर्टेल करी गई थी। नाउ लिटरेचर अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रूल की बात करें तो जो पोएट मोहम्मद इकबाल हैं, ये जो गाना आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये गज़ल पोइट्री ऑफ उर्दू पोइट्री को रिफ्लेक्ट करता है। अब हालांकि जो पोएट मोहम्मद इकबाल थे ये पाकिस्तान में ही रहते थे, पाकिस्तान में इनकी डेथ हुई है, लेकिन तब इंडिया पाकिस्तान एक ही था। इस पोयम को वीकली जर्नल इतिहाद में पब्लिश करा गया था। तो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हमको पता रहे। अगर हमको पूछा जाता है एमसीक्यूज में कभी पूछा जाता है कि वीकली जर्नल है इतिहाद, और इसमें इतिहाद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पब्लिश करा गया था 16 अगस्त 1904 में। फिर हम झांसी की रानी की बात करें
झांसी की रानी, इनकी बहादुरता की बात करें 1857 के रिवोल्ट में, तो इनके ऊपर जो लिटरेचर था सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। पुष्प की अभिलाषा की हम बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी। झंडे के गीत, श्यामलाल गुप्त प्रसाद। तो देखिए, एक जमाने में इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में आया करते थे जब किताबों के बारे में पूछा जाता कि कौन सी किताब किस ऑथर ने लिखी है। आज के जमाने में तो हम नहीं देखते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन चलो फैक्चुअल चीजें हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे लोगों का नाम इस पूरी मैगजीन में लिखा था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही मैंने यहाँ पे लिखी है, मेंशन करी है। आप इसको नोट कर सकते हैं, या पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ पोएट्री की बात करें, डिपिक्टिंग ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, तो यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम की बात आती है, भारत प्रशस्ति, यानी कि प्रशंसा करना, द प्रेज ऑफ भारत। फिर पोएट ज्योति शंकर की यहां पे बात आती है, उन्होंने 1930 में लिखा था, भारत ना रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, कि हम स्लेव नहीं रहने वाले पूरी जिंदगी, आजाद होगा होगा आता है वह जमाना, यानी कि बहुत जल्द वो जमाना आएगा जब हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम फ्री हो जाएंगे। हिंदी पोएट चकोर ने 1930 में पोएम लिखी थी किसान, जो कि किसान की पीड़ा को, इंडियन पेजेंट्स की पीड़ा को अंडर द ब्रिटिश रूल डिपिक्ट करता है कि किस तरह की पॉलिसीज उनको सहनी पड़ रही थी, किस तरह की टैक्सेशन पॉलिसीज के वो शिकार थे और कितना नुकसान उनको उठाना पड़ रहा था। अब रोल ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात करें तो चाहे वो 1857 की हम बात करें, 1905 की बात करें, या 1905 से पहले हम 1885 की बात करें जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट करी गई थी, या 1917 के बाद का जो गांधीयन फेज था और 1947 तक का जो फेज था, तो इस पूरे नेशनलिस्ट पीरियड को अगर हम इस पीरियड्स में डिवाइड करें, 1857, 1885, 1905, 1917, 1947, तो हम डिफरेंट फेजेस में हिंदी लिटरेचर का भी जो भूमिका यहाँ पे रही गई है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को, सिपाही म्यूटनी को। तो यहाँ पे बहुत सारे जो उर्दू पोएट्स थे, आपको पता होगा अगर आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा है, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली थी इस दौरान। तो उर्दू पोएट्स की यहाँ पे बात करी गई कि उर्दू पोएट्स ने भी मोबिलाइज किया था ओपिनियन की जो रिवोल्ट है ये बिल्कुल सही बात है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया था कि जो रिलीजियस मैटर्स हैं, जो भी अपने आपसी डिफरेंसेस उसको हम बाद में देख लेंगे। और हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई के मैदान में आए थे। पोएट अजीज मुरादाबादी की बात करें, उन्होंने, पोएट थे वो, कवि थे, लेकिन उन्होंने फौज के साथ यानी कि जनरल बख्त खान के साथ लड़ाई लड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो काफी सारे कवि थे, लेखक थे जो कि इस लड़ाई में भी शामिल थे, या सोल्जर्स। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन लिटरेचर, प्रेस एंड जर्नलिज्म की, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 1857 के बाद काफी सप्रेसिव पॉलिसीज और सप्रेसिव लॉज यूज करे गए थे, जिसके चलते फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करा गया था। फिर 1885 की बात करें, राइज ऑफ कांग्रेस, तो राइज ऑफ कांग्रेस, वन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ नेशनलिज्म बाय पोएट्स वाज द इंग्लिश एजुकेशन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885। अब इसके चलते कांग्रेस के कारण हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास, तो चलो कांग्रेस के जो अर्ली जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनको कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मॉडरेट्स थे, लेकिन देखिए सौभाग्य की बात है, कुछ लोग जो जिनके पास फॉर्च्यून था, जो सौभाग्य थे, जो कि बाहर जाके तालीम हासिल कर सकते थे, एजुकेशन हासिल कर सकते थे, तो कुछ इस तरह के पढ़े लिखे लोग थे। खास करके जो अर्ली कांग्रेसमैन की बात करें, वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो थी उनको स्पेस मिली इंडियन कांग्रेस में, और इसके चलते इंग्लिश एजुकेशन को भी काफ़ी सपोर्ट मिली। अब इंग्लिश एजुकेशन या एजुकेशन की जो नींव है हमारे देश में वो तो अंग्रेज़ों ने ही रखी है, लेकिन बहरहाल जहाँ पे हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश ही बहुत इंपॉर्टेंट एक मीडियम रहा था ओपिनियन को मोबिलाइज करने में, और भी भाषाओं में काफ़ी सारी पत्रिकाएं लिखी गई थी, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने से भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक मदद मिली थी। फिर 1905 की बात करें, बंगाल के पार्टीशन की, तो यहाँ पे गीतांजलि का जिक्र आ जाता है, टैगोर जी ने जो लिखी थी, ठीक है। इसके चलते गीतांजलि जो टैगोर जी ने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था, और ये उस वक्त पहले नॉन यूरोपियन बने थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। अब गीतांजलि में इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर भी बात करी गई है, इसमें पीड़ा की बात करी गई है, एग्रेरियन सोसाइटी के बारे, कैसे उनको सप्रेस किया गया था और कैसे वो भी राष्ट्रवाद के टुवर्ड्स अपनी पीड़ा के चलते, जितनी उनको पीड़ा पहुंचती थी किसानों को, पेजेंट्स को, उतना ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जो प्रेम था टुवर्ड्स इंडिया, वो और बढ़ता रहता था। तो बहुत टचिंग कहानियां यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, कैसे बंगाल में अफसोस मनाया जा रहा है 1905 की पार्टीशन के बाद। जैसे कि आपको याद होगा, अगेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर आंच उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बीच में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने स्टेप किया था, लॉर्ड कुर्जन जो वाइसरॉय थे। तो बंगाल इज मोर्निंग आफ्टर इट्स पार्टीशन। तो ये सब बातें यहाँ पे करी गई हैं। तो कंक्लूजन की बात करें, अगेन ये जो इमेजेस हैं नेशनलिज्म की, देखिए हम तो नहीं देख सकते हैं,
है ना, हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, 2-3 किताबें हिस्ट्री की पढ़ लेंगे, लेकिन ये इमेजेस जो है नेशनलिज्म की, ये शायद हमारी बिपिन चंद्रपाल या स्पेक्ट्रम से भी बढ़कर हैं। ऐसी और बहुत सारी किताबें हैं हिस्ट्री की जो हम नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली हम क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन नेशनलिज्म के बारे हमको इन कविताओं के जरिए, फिक्शन के जरिए, इन स्टोरीज के जरिए बहुत कुछ पता लगता है। और ये जो कहानियां हैं, ये जो संघर्ष हैं लोगों के, मामूली लोगों के, आम लोगों के, ये एक बुनियाद रखते हैं, एक फाउंडेशन रखते हैं, नींव बनाते हैं, जिसके चलते इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था। और जो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर जो वैल्यूज़ हमारे देश में हैं, इसका भी कहीं ना कहीं जो नींव है वो इस संघर्ष में ही जुड़ी हुई है, जिसकी इमेजेस हमको इस लिटरेचर से पता लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हमारे युवाओं की रही थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर हम बात करें हेनरी विबिन डिरोजियो की, यंग बंगाल मूवमेंट की, रेडिकलाइजेशन की बात करें, अवेकनिंग की बात करें, राइट, राजा राम मोहन रॉय की हम बात करें, उन्होंने भी बहुत मोबिलाइज किया था यूथ्स को कि कैसे हम ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, कैसे ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, औरतों के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट करना, ठीक है, इस तरह के पुराने कस्टम्स को डिस्कार्ड करना, तो अगेन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जवानों ने निभाई है, राइट। और किसी भी, देखिए, सिविलाइजेशन में, किसी भी सभ्यता में जवानों का, यंगस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे जवान थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आर्मी में हिस्सा लेना शुरू किया। ब्रिटिश के साइड पे वो वर्ल्ड वॉर 1 पे लड़े ताकि कैसे वो अपने आप को थोड़ा सक्षम बना सकते हैं, हथियार कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, और कैसे बाद में वो ब्रिटिश आर्मी छोड़ के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। तो जब हम यूथ की बात करें तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक आता है काजी नजरुल इस्लाम का। अब ये एक शख्सियत है, एक पर्सनालिटी है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो उनके बारे में बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस हम यहाँ पे इसी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काजी नजरुल इस्लाम एक बहुत गरीब घर में जन्मे थे, और ये आइकन बनते हैं ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन बंगाल। ये एक लीडिंग पोएट थे, खास करके अगर हम 20s के डेकेड की बात करें। देखिए 20s के डेकेड में बहुत कुछ हो रहा था। बेशक हम 20s के डेकेड में देखते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म बढ़ रहा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की हम बात समझते हैं 1925-26 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट के चलते, राइट। हम ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बारे पढ़ते हैं। एक और बात हम देखते हैं कि 1920 से लेकर 1930 तक के डेकेड में जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हम पढ़ते हैं, उसका बहुत प्रभाव हमारी नेशनल मूवमेंट पे पड़ा था। खास करके जो यंग नेशनलिस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या अगर हम काजी नजरुल इस्लाम की भी बात करें, उनके ऊपर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ा था, सोशलिस्टिक वैल्यूज का, कम्युनिस्टिक वैल्यूज का, राइट। तो इनका जो नाम था क्या था, दुखू मियां, ऑल्सो कॉल्ड एज नजरुल इस्लाम। ही वाज स्टिल इन स्कूल जब वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट। अब इन्होंने स्कूल छोड़ के 49th बंगाली बटालियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। पर्पस ये था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ ज्वाइन करके हथियार कैसे चलाने हैं, लड़ाई में कैसे लड़ना होता है, ये सब चीज़ें वो सीखे, कल को जब वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल में ही उनका ये काम आएगा, ये जो वॉरफेयर का जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर है वो समझने का तरीका, और ये ट्रेनिंग उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी आने वाले टाइम में जब फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हम बात करें क्रांतिकारी पोएट, रेवोल्यूशनरी पोएट की, तो 1922 में उन्होंने गांधी जी के नॉन वायलेंट सत्याग्रह को सपोर्ट किया था, और साथ के साथ नजरुल जो थे वो किताबें लिख रहे थे, पोइम्स लिख रहे थे, ताकि कैसे रिबेलियस यानी कि लोगों को कैसे और वो क्रांतिकारी बना सकते हैं, कैसे वो लोगों को बागी बना सकते हैं, लेकिन फॉर अ कंस्ट्रक्टिव पर्पस। कंस्ट्रक्टिव पर्पस मीन्स कि अगर यंगस्टर्स के अंदर रिबेलियन आ रहा है, ऐसी भावना आ रही है, दैट इज एम टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, नॉट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, यानी कि कम्युनल क्लैशेस को प्रमोट करने की बात यहाँ पे अपनी कविताओं के जरिए वो नहीं कह रहे थे। तो कुछ उन्होंने ऐसी किताबें लिखी थी। अगर हम भांगर गान की बात करें, विद्रोही की बात करें, विद्रोही यानी कि द रेबेल, राइट। वीकली उनका धूमकेतु नाम से आता था, वीकली उनकी पत्रिका धूमकेतु नाम से। वहां पे ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं ऑन द लाइंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन का जो प्रभाव है हम इन यंग बंगाली नेशनलिस्ट में काफ़ी बढ़ता देख रहे हैं। ये बात हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे बात अगर हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की करें, या हम रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की करें, या यहाँ पे हम काजी नजरुल इस्लाम की हम जो पत्रिका धूमकेतु की करें, तो यहाँ पे प्रमोट करा जा रहा है कि मिलिटेंट मीन्स के जरिए हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव करें। तो जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिल रही है? रशियन रेवोल्यूशन से। और सेडिशन के चार्जेस पे नजरुल को जेल भी भेजा गया कि भाई आप इस तरह की भड़काऊ बातें लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, पोएम्स के जरिए आप लोगों को एंटी ब्रिटिश करना चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक भावना प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो किताब भी लिखी गई थी। तो उनके अगेंस्ट सेडिशन के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, जिसके चलते वो 1 साल के लिए जेल भी गए थे। एज अ सोशलिस्ट की बात करें, बिकॉज वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे बोल्शेविक रेवोल्यूशन से, तो इस करके जो लेफ्ट
जो सोशलिस्टिक पॉलिटिक्स था बंगाल में, वो काफ़ी इनके ज़माने में, इनके टाइम में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सोशलिज्म यानी कि जो मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड था, पेजेंट्स के लिए डेडिकेटेड था। तो लेबर स्वराज पार्टी का जो पहला जो वीकली कॉलम था, तो उसको वो एडिट भी करते हैं, उसका नाम था लंगाल द प्लो। कम्युनिस्ट फ्लैग में वैसे भी आप जानते हैं जो प्लो है उसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस पाई जाती है। और दोनों ही जर्नल्स में उन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी, लंगाल में काफ़ी पोएम्स लिखी, और जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भी गरीबों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, वो ऑलरेडी इतने कमज़ोर हैं, ऑलरेडी इतने वीक हैं, और उनकी कमज़ोरी का और फ़ायदा उठा के उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और औरतों को इतना सबॉर्डिनेट क्यों किया जा रहा है, औरतों को एम्पावरमेंट क्यों नहीं मिल रही है। ये हिपोक्रेसी किस बात की, पढ़े लिखे लोगों की, कि जहाँ पे वो पढ़ लिख के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लिबर्टी की बातें करते हैं, जस्टिस की बातें करते हैं, क्वालिटी की बातें करते हैं, लेकिन जो चाहे अगर हम पंडितों की बात करें, मौलवीज की बात करें, इतनी वो किताबें पढ़ते हैं, वो अमन शांति की बातें करते हैं, तो चाहे पढ़े लिखे लोग हो, चाहे ये धर्म के ठेकेदार हो, ये औरतों के प्रति अपना रवैया क्यों नहीं बदलते हैं। तो उन्होंने इस इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन के चलते, इस इनइक्वालिटी और शोषण के चलते काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था अपने काम के जरिए, अपने कहानियों के जरिए, अपने पोएम्स के जरिए। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका उनकी रही थी। वो सख्त अगेंस्ट थे कम्युनल हेट्रेड के। इनफैक्ट उनके काफ़ी सारे हिंदू फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट उन्होंने शादी भी एक हिंदू लड़की से करी थी, और वो चाहते थे कि किसी किस्म का कट्टरपन ना हो, चाहे वो हिंदू धर्म के उनके फ्रेंड्स हो, चाहे वो खुद मुस्लिम धर्म के थे, तो वो कट्टरपन को प्रमोट नहीं करते थे, वो लिबरल थे। और दोनों ही हिंदू और मुस्लिम कल्चर से काफ़ी वो भली भांति वाकिफ थे, और काफ़ी सारी ऐसे जो मेटाफर्स थे हिंदू मैथोलॉजी में से या इस्लाम मैथोलॉजी में से, वो अपनी कविताओं में भी उस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। तो एक यूनिफाइंग फोर्स बने, तो उनका यही मोटिव था कि कैसे हिंदू और मुस्लिम बंगाल्स को यूनाइट किया जा सकता है, राइट। और काफ़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका ये जो प्ले करी अपने काम के जरिए, अपने वर्क्स के जरिए, अपनी लिटरेरी स्पेस के जरिए, एंड ही वाज क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल इन यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का योजना का डिस्कशन, एनालिसिस। तो ज़्यादा एनालिटिकल बातें नहीं थी, फैक्चुअल ही बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ समझ आई होंगी। बाकी दोस्तों, जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, एक एडवर्टाइजमेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप अगले साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उचित टाइम है कि आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी शुरू करिए। देखिए, ये साल कैसे खत्म होगा हमको पता नहीं चलेगा। ऑलरेडी अब अक्टूबर आने वाला है, 3 महीने रह जाएंगे, फिर जनवरी, फरवरी, मई में एग्जाम है। तो चलिए, हम अपनी देखिए रिवीजन तो कर ही रहे हैं, है ना। अब देखिए, हर किसी की कोशिश रहती है कि हम अपने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लें, लेकिन देखिए सबसे पहला पहाड़ क्या होता है, प्री निकालना। और देखिए, अब मेंस की तो हम प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन प्री निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने डर को ओवरकम करना। बार बार मैं कहता हूँ, अपने डर को ओवरकम करने के लिए जितना आप उस डर को फेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को, तो उतना ही आप कामयाब हो पाएंगे डर को ओवरकम करने के लिए। तो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। तो इसी इनिशिएटिव से हम अपनी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जहाँ पे 30 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे। अभी एक कूपन कोड है प्रीलिम्स 2023, जिसका इस्तेमाल करके आप हमारी टेस्ट सीरीज पे 33% ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि इसके बारे आपने और जानकारी लेनी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी इसके बारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मिलूंगा आपको मैं बहुत जल्द। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, बिकॉज मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है, तो काफ़ी बारिशें भी हुई हैं यहाँ पे। अगर हम पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी बारिशें चल रही होंगी। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, अपने गले का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।